Hello everyone. My name is Himanshu Saraswat. I'm from Applied Sri City. So today we will see our next topic in this in the chapter called Current Electricity. This topic name is Kirchhoff Law and Kirchhoff Rules. तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था कि किरचॉफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ लॉज दिए थे, अपने कुछ रूल्स दिए थे। उनके दो रूल्स थे। एक को कहते हैं हम जंक्शन रूल। क्या कहते हैं मित्रों? जंक्शन रूल। दूसरा रूल है उनका लूप रूल। ओके। तो दोनों रूल क्या थे मैं एक बार और वापस से बता देता हूँ। तो जंक्शन रूल ये था कि किसी भी जंक्शन पर एक मिनट बोल लेता हूँ। ओके। तो एट एनी जंक्शन, मतलब कोई भी जंक्शन पर सम ऑफ करंट इंटरिंग एंड जो करंट बाहर जाता है, मतलब जो करंट इंटर करता है एट एन जंक्शन और जो करंट बाहर जाता है, उन सब का सम करेंगे। मतलब जो इंटर कर रहा है उसका सम और जो बाहर जा रहा है उसका सम, दोनों को सम करेंगे आपस में। तो वो इक्वल इक्वल आएंगे दोनों के। ओके, तो ये इसका जंक्शन रूल था। तो दूसरा रूल इसका था कि एक लूप रूल। लूप रूल क्या होता है कि किसी भी अगर सर्किट है, जैसे एक ये सर्किट है, तो इस सर्किट को अगर हमने ये वाले लूप में मान लिया, जैसे कि ये लूप में हमने इसको मान लिया, ये लूप में मान लिया, तो ये इस लूप में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस चेक करें तो एक पूरे लूप का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। ओके, मतलब पोटेंशियल तो रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। रजिस्टर एंड सेल इन द लूप। ओके, पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। ओके, तो ये लूप रूल था इसका। अब लूप रूल के बाद अब आता है हमारा एक ये एग्जांपल जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, या फिर कह सकते हो कि ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, जिसमें कुछ ऐसे रजिस्टर दे देते हैं। जैसे बहुत सारे रजिस्टर हैं, एक क्यूब है, क्यूब में एक रजिस्टर बना दिया, इधर से करंट गया। तो ये देखिए आप, यहाँ पर आई 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 करंट जा रहा है, यहाँ पे थ्री आई आया था, ये थ्री आई आया, यहाँ पे थ्री आई आके यहाँ पे आई 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 चला गया। अब यहाँ पर जो आई आया था, लेट मी सर्च फॉर लेट मी सर्च फॉर दिस फोटो। तो वो एग्जांपल, हाँ ये था वो एग्जांपल। कोई अच्छा सा और मिल जाए तो भी देख लें। हम्म, हाँ चलो, ये वाला मिल गया। तो इसको हम करते हैं कॉपी, अपन लेके आते हैं इसमें, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। या तो ये हो गया हमारा। ओके, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। साफ हो जा भाई। ओके, और हाँ, इसके साइज को और थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि अच्छे से समझ सको आप। ओके, तो अभी आया ये, मान लीजिए यहाँ से अपना करंट जा रहा है और यहाँ से अपना करंट निकल रहा है। क्या हुआ? यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो और एक ऐसा एक सर्किट और मान लेते हैं इसमें। सॉरी, इसको किसी अलग कलर से बनाएंगे वरना थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। ओके, ये एक वायर मान लिया हमने। वायर में यहाँ पे एक कुछ लगा दिया है और ये इससे कनेक्ट कर दिया है। सही है ना डायग्राम? हाँ, यही डायग्राम है। तो यहाँ पे 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो 3 आई इसमें करंट जा रहा है। ओके, ये है 10 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पे 3 आई ये करंट जा रहा है। ओके, अभी यहाँ से 3 आई आया, तो ये जंक्शन रूल के अनुसार ये तीन भागों में अलग अलग डिवाइड हो गया। अलग अलग डिवाइड हो गया यानी कि यहाँ पे आई चला गया, यहाँ पर भी आई चला गया, यहाँ पर भी आई चला गया। अब ये आई आ रहा है, आई फिर से दो भागों में डिवाइड हो गया। यहाँ पर हो गया I/2, यहाँ पर भी हो गया I/2। ये वाला करंट आया, यहाँ पर हो गया I/2, यहाँ पर भी हो गया I/2। ये गया, यहाँ पर भी हो गया I/2, यहाँ पर भी हो गया I/2।
अब देखते हैं यहाँ, ये आ रहा है I/2, ये भी आ रहा है I/2, I/2 आई हो गया। ये आया यहाँ से, ये आया यहाँ से, यहाँ पर भी आई हो गया, ये गया I/2, ये गया I/2, यहाँ पर आई हो गया। ठीक है, ये वाला I/2 आ रहा है, यहाँ से भी I/2 आ रहा है। तो इसका सम करेंगे तो इधर आ जाएगा जितना भी। एट द फाइनल, इधर से आई था, इधर से आई था, इधर से आई था, तो इधर 3i वापस से हो गया, ये 3i वापस से हो गया। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया करंट का। ओके, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसमें क्या निकालना था कि 12 रेसिस्टर लगे हुए हैं, बैटरी 10 वोल्ट एंड negligible internal resistance is connected across the diagonal opposite corners of cubical network consists of 12 resistors each of 1 ohm। तो हर मतलब जो भी है, हर रेसिस्टर 1 ओम का है। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ क्यू। तो क्या निकालना है, डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए आपको पता ही होगा कि मतलब एक इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जिससे हम अच्छे से डिटरमाइन कर सकें इसको, एक 2D फिगर में ला सकें। ये 3D फिगर है ना अभी, इसको 2D फिगर में ला सकें उसके लिए। और क्या निकालना है, एंड करंट अलोंग ईच एज ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले ऐसा करेंगे हम कि इसका सारा का सारा रजिस्टर निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और 10 वाट हमें पता है, तो इससे करंट आ जाएगा, करंट आ जाएगा 3i। अब 3i का वैल्यू हमें मिल जाएगा, 3i का वैल्यू मिल जाएगा, तो आई मिल जाएगा, I/2 मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। इसको हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसकी कुछ ट्रिकें होती हैं। ये आपको अगर ए एंड ए डी, ये तीनों पाथ सेम है और तीनों पैरेलल हैं, क्योंकि अलग अलग करंट डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको करंट डिवाइड से भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ओके, तो जैसे इधर करंट गया आई, इधर गया आई, इधर गया आई, तो ये आई फिर से और टूट जाएगा, I/2 I/2 I/2। मतलब यहाँ पर पैरेलल और मतलब इसको हम इस तरह से दे सकते हैं। इधर गया, अरे, किधर गया, ये रहा। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये आया 3i, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 3 पार्ट फिर से इसके दो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, ये फिर से दो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, ये दो दो पार्ट मिलके फिर से एक पार्ट बन गए, ये तीन तीन पार्ट हो गए थे ना। ये फिर से, अब यहाँ पर भी एक रेसिस्टर है, यहाँ पर रेसिस्टर है, यहाँ पर रेसिस्टर है, ये भी रेसिस्टर 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 रेसिस्टर, ये रेसिस्टर, ये भी रेसिस्टर, ये भी रेसिस्टर। ओके, तो ये रेसिस्टर हो गए अपने। तो सबसे पहले हमें इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो ये 1 है, ये भी 1 है, सारे 1 है। तो अब 1 1 निकालना है, तो इसका हो जाएगा 1/2, क्योंकि ऐसा होता है ना पैरेलल में, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो 1/1 प्लस 1/1 इक्वल टू 1/R डैश। तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 होता है। तो R इक्विवेलेंट जो है 1/2 हो गया। ओके, ये हो गया 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। ओके, तो ये 1/2 और ये 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1/2 ईच लाइन का। तो 2 + 1/2 कितना होता है, 5/2। ओके, तो अब हमारे पास इक्विवेलेंट क्या बचा, इक्विवेलेंट बचा कि ये अब 3 लाइन रह गई हैं हमारे पास। एक ये वाला रेसिस्टर जिसमें 5/2 है, एक ये वाला रेसिस्टर, एक ये वाला रेसिस्टर, इसमें 5/2, इसमें 5/2, इसमें 5/2। अब इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का निकाल लेंगे आसानी से। क्या 1/5, सॉरी 1/5/2, यानी कि 2/5 प्लस 2/5 प्लस 2/5, जो कि क्या होता है 5, तो कितना हो जाएगा 6, तो 5/6। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 5/6 ओम। ओके, 5/6 ओम हो गया। अब आई करंट निकालना है, करंट इक्वल टू वी आई होता है ना, वी वी इक्वल टू आई आर होता था। तो आई इक्वल टू V/R हो जाएगा। तो V कितना है 10, 5/6, तो 6 ऊपर इंटू 10 बाई 5, 2,
यानी कि 3i इक्वल टू हो गया कितना, सॉरी, नया पेज थोड़ा सा ले लेते हैं, ये ज्यादा भसड़ भसड़ हो गई है। तो क्या था इसके अनुसार हमारा कि 3i, सॉरी जो करंट है आई डैश, टोटल करंट होता कितना, 10/5/6। तो इसको इससे दे देंगे 2, तो हो जाएगा 12। ओके, तो 3i जो कि है, आई डैश क्या था हमारा, 3i है। ओके, मतलब इनिशियली इन्होंने 3i माना है, तो इससे आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, मतलब 12 था ना, तो ये आई का वैल्यू आ जाएगा 12, सॉरी 4, आई का वैल्यू 4 आया। तो हर साइड में जहां पर i/2 था तो वहां पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आई है वो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3i है वो 12 हो जाएगा। ओके, तो ये इसके आंसर हैं, देखिए आई इक्वल टू 4 हो गया, कहीं कहीं है जो आई मतलब 3i है तो वो 12 हो जाएगा। ओके, तो इन सबको करने का मेरा एक ही विधि है। सबसे पहले देखो करंट कैसे डिवाइड हो रहा है। करंट डिवाइड जहां जहां हो रहा है उसको पैरेलली कर दो, और जहां पर करंट मिल रहा है उसको फिर कंबाइन कर दो। जहां पर करंट डिवाइड नहीं हो रहा उसको सीरीज में ले लो बस। ओके, तो ये कुछ रूल्स हैं। अब इसमें रूल हो गया, अब इसको देखते हैं। अब इसके लिए ये आया करंट, ये करंट हुआ डिवाइड दो जगह, ये गया कुछ एक्स आई, अब मतलब i1 आया, i1 -i2, उधर i2 गया। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ये अभी भैया, अभी ठीक है। तो ये देखो, ये आया इधर, माना इधर से ये कुछ 10 वाट का बैटरी, तो ये माना एक कुछ भी 10 वाट का बैटरी है, और ये निकला हमारा i1। i1 गया सबसे पहले, i1 टूटा, टूटा यानी कि पैरेलल, ये पैरेलल कर दिया। अभी ये है, इसको मानते हैं अपन, ये माना i2, और ये वाला जो है इसको माना i1 - i2। तो अब i2 जा रहा है, i2 जा रहा है, i2 जा रहा है। अभी i2 क्या हुआ इधर से, हाँ इधर से एक i3 भी आ रहा है, i3 आ रहा है। ओके, तो i2 गया कहीं से, और कहीं आके ये दो पॉइंट मिले, मतलब कहीं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन और हुआ होगा, तो यहाँ पर मिला, ये मिलके हो गया i3। ओके, तो इस तरह से आपको इसको देख के अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। ओके, तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस लगेगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए। एक मे बी आई एम एडवाइजिंग यू टू बाई और परचेज सिंगेज कॉल्ड बुक, सिंगेज मतलब सिंगेज नाम होता है उसका, सिंगेज बालाजी मतलब प्रकाशन की आती है वो। तो उसकी फिजिक्स की बुक ले सकते हैं क्लास 12 करेंट के लिए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं जिससे आप इसको ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है एक्चुअली, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो जैसा कि इसका नाम लग रहा है कि कुछ ब्रिज ब्रिज होगा जिसमें से ऐसे यात्री ये पास करते होंगे यात्री, तो ये ब्रिज जैसा ही होता है, बस इसमें से कोई पास नहीं कर पाता। ओके, जैसा कि ये मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, ये वाला एग्जांपल। अब जैसे ये है, ये करंट जा रहा है इधर इधर, अब ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, इस कोने से इस कोने तक। ओके, तो अब इसका ये बात है कि जहां पर भी वैसे नॉर्मली क्या होता है ना, कोई सा ब्रिज है तो उसमें से कोई आदमी पास करेगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में से करंट पास नहीं करता। ओके, मतलब करंट पास, सॉरी पास करता है, बट पोटेंशियल दोनों जगह सेम होता है। अब जहां पर पोटेंशियल आएगा तो वहां पर रैसे उस रेसिस्टेंस अच्छे से वो मतलब करंट मिलेगा नहीं, जो एक्चुअली उसे मिलना चाहिए था। ये करंट मान लीजिए 15 ओम का है, तो ये करंट मिलेगा नहीं इसे। ओके, तो ये आई जी कुछ मतलब नेग्लेजिबल इन्होंने माना है, आई जी है कुछ ये प्रूफ करने के लिए, लेकिन है नहीं ये। लास्ट में आई जी इक्वल टू 0 निकल जाएगा मिली एम्पियर। मतलब ये क्या होता है, बहुत ही नेग्लेजिबल हो जाता है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज में से करंट फ्लो बहुत ही ज्यादा नेग्लेजिबल हो जाता है। ओके, इसलिए इसको मतलब करंट माना ही नहीं जाता इसमें कि करंट जा ही रहा है।
तो ऐसे ऐसे डायग्राम्स में जहां पर इस तरह से डिवाइड हो जाए, कहीं भी लगे कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो उसमें से करंट पास नहीं करा। ओके, ये इसका रूल है। तो ये समरी हो गई इसकी, समरी। ओके, इलेक्ट्रिक करंट है ये, इलेक्ट्रिक करंट के इसके कुछ मापदंड है। ओके, तो टू पॉइंट मतलब पॉन्डर है, पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर, कुछ ऐसे ही important चीज है, इम्पोर्टेंट दस्तावेजेस। ओके, तो गाइस लेट मी ड्रिंक सम वाटर। ओके गाइस, तो मैंने पानी पी लिया है। अभी हम क्या है ना, क्वेश्चन एक्सरसाइज कर लेते हैं हम इसकी। तो 3.1 ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। तो एक बैटरी है कार की, उसमें 12 वोल्ट ईएमएफ है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.4 ओम। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है, ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मतलब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है, तो व्हाट इज द मैक्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो क्या है ना, इसमें से क्वेश्चन ये है कि 12/0.4 कर देना, इतना करंट हम दे सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसको वैसे पहले ऐसा कर देते हैं। हाँ, ओके, तो थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं ताकि हमें अच्छा खासा एक पेज मिल जाए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि एक कार की बैटरी है, इसमें वोल्टेज या फिर ईएमएफ है 12 वोल्ट। इसको ऐसे इससे डिफाइन कर देते हैं। और रेसिस्टेंस, अब देखो, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 0.4 जो दिया है ओम। अब इन्होंने क्या है, मैक्सिमम करंट कितना मतलब ले सकते हैं। अब मैक्सिमम करंट कितना ले सकते हैं, जब क्या है ना, बाहर कोई रेसिस्टेंस ही ना हो, उस समय एकदम ज्यादा करंट आएगा। तो मतलब केवल यही करंट, यही रेसिस्टेंस है अपने पास, तो इसी को रेसिस्टेंस को हम आधार मानकर 12/0.4 कर देंगे, जिससे 120 डिवाइड बाई इक्वल टू 30 एम्पियर। इसमें से हम करंट ले सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि इससे ज्यादा ले ही नहीं सकते हैं मतलब। ओके, तो अब आते हैं हम अपने 3.2 क्वेश्चन। तो 3.2 क्या है, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड, तो अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। तो क्या है, एक बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ है 10 वोल्ट, और इसका रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस है 3 ओम, is connected to a resistor. If the current in the circuit is, अगर करंट सर्किट में करंट 0.5 एम्पियर है, what is the resistance of the resistor, what is the terminal voltage of the battery when the current is closed। तो क्या पूछा है सबसे पहले, व्हाट इज द टर्म क्या है, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। तो एक एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस इसमें लगा हुआ है। ओके, तो एक एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस में लगा हुआ है, तो उस एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस को हमें निकालना है। तो आपने एक फॉर्मूला याद होगा, मैंने आपको लिखवाया भी था, कि आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। ये एक फॉर्मूला होता है आई करंट निकालने का, जब इंटरनल रेसिस्टेंस अगर बैटरी में दिया हो तो हमारे पास क्या है ना, करंट दिया है 0.5 ओम प्लस, सॉरी, इक्वल टू 10 वोल्ट, मतलब वो दिया है। आर नहीं दिया, और 3 है। ओके, तो एक्सटेंड करेंगे इसे, तो आर प्लस 3 इक्वल टू 10/0.5, दैट इज 20। तो आर इक्वल टू 17 एम्पियर, सॉरी ओम, ये हमारा रेसिस्टेंस आ गया। ओके, अगर अ, अब नेक्स्ट चीज निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, वोल्टेज ऑफ द रेसिस्टर। ओके, तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालते हैं, टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए केवल फॉर्म इस फॉर्मूले का यूज करना होता है।
V इक्वल टू आई, जहाँ पर हमें करंट मिल जाता है कभी एक सीरीज में करंट, सीरीज में पूरे सर्किट में करंट सेम रहता है। ओके, तो वोल्टेज निकालना है। V इक्वल टू आई कितना है, आई है हमारा 0.5 इंटू आर है 17, यानी कि इससे 1/2 से डिवाइड दे देते हैं तो क्या आएगा 8.5, 8.5 वोल्ट। ओके, तो ये इस तरीके से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर को अच्छे से सही कर लें, क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड होता नहीं है ये क्वेश्चन, ये मतलब चैप्टर्स। और दूसरी बात, इसके साथ साथ ये सिंपल भी बहुत होता है। तो प्लीज इसको अच्छे से तैयार करें। अगला क्वेश्चन है हमारा 3.3। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेसिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। ओके, तो टेम्परेचर के साथ इसमें वेरिएशन दे रखा है शायद। ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कुछ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी देख लेना। ये 27 डिग्री सेल्सियस पे हमारा हमारा क्या है, रेसिस्टेंस दे रखा है हीटिंग एलिमेंट का, कितना 100 ओम। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे है 100 ओम। When the temperature of the element, if the resistance is found to be, what is the temperature? Okay, तो टेम्परेचर बढ़ाया होगा कुछ, x कर दिया टेम्परेचर, तो उस टाइम पे x करने पर 117 ओम ये बढ़ गया। तो टेम्परेचर हमें निकालना है, और गिवन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी दिया हुआ है। तो ये चीजें हमारे पास दे रखी हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, 1.7 टू 10 पावर -4। ओके, तो ये चीजें हमारे पास दे रखी हैं। अब हमें सीधा का सीधा इसको निकालना है। ओके, ओके, तो क्या करें, सबसे पहले मतलब कुछ कुछ चीजें जो दे रखी थी हमारे, वो आ गई हैं। तो अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, मतलब इस चैप्टर में क्या ना, एक आपको अच्छे से फॉर्मूले याद कर ले। फॉर्मूले क्या है ना, बहुत अच्छा रोल निभाते हैं आपके क्वेश्चंस को कराने के लिए। एक फॉर्मूला था, आप अगर ऊपर जाओगे तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा जरूर। तो ये टी है, T1 - T। अच्छा, तो ये फॉर्मूला होता है। तो वो T1 - T, जो टेम्परेचर हमें निकालना है, R1 - R अपॉन में जो R दे रखा है, R अल्फा। ओके, तो ये चीजें हमें निकालनी है। टी डैश हमें निकाल, टी डैश इक्वल टू R1 - R अपॉन R अल्फा प्लस टी। ये चीजें हमें निकालनी है। अब ये चीजें निकालने के लिए क्या है, आर डैश कितना है 117, मतलब -100 करेंगे तो 17 आ जाएगा, अपॉन में 100 और अल्फा इंटू सॉरी प्लस 27। ठीक है, तो ये चीजें करके सीधा का सीधा हम उसका आंसर निकाल लेंगे, जो कि कितना निकलेगा 1027। ओके, तो अल्फा कितना था, ये 1.7 है ना, तो 10 पावर -4, तो -4 ऊपर जाएगा तो 10 पावर 4 हो जाएगा। 10 पावर 4 ये कटेगा, 10 पावर 2 1.7, तो ये 10 बार जाएगा। ओके, तो 1000 आया ये। ओके, 1000 + 27, दैट इज कितना, 1027। तो इतना ज्यादा अगर आपको ये कैलकुलेशन थोड़ी सी समझ नहीं आई तो इतना ज्यादा इसमें होने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है सिंपल। मैंने थोड़ा थोड़ा फास्ट किया है, क्योंकि कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है बेसिक, जो मैं समझता हूँ कि सबको आती होगी अच्छे से। और अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आना भी चाहिए, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता। ओके, तो 3.4, अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट। ओके, पता है, थोड़ा सा रिग्रेट जरूर होता है कि जब मैं पढ़ता था तब मेरे को समझ नहीं आता था, अब मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है। कभी कभी लगता है कि अब कर लूँ ड्रॉप, लेकिन कुछ का कोई फायदा नहीं है। बात अब चिड़िया चुप को, ये तो क्या ही। तो 3.4, a, a negligible small current is passed through a wire length 15 meter and uniform cross section
तो क्या है ना, एक वायर है 15 मीटर का, और क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका 6 × 10⁻⁷मीटर स्क्वायर, एंड इट्स रेसिस्टेंस मेजर्ड टू बी 5 ओम। व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द रेसिस्ट या रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, तो क्या है ये, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था आर के लिए, रेसिस्टेंस के लिए क्या होता है, रेसिस्टिविटी L/A। ओके, तो रेसिस्टिविटी के लिए क्या हो जाएगा, R × A/L। यहाँ पर आर है रेसिस्टेंस, एरिया है ए, एंड लेंथ है एल। ओके, तो इसमें सारी चीजें पुट कर दीजिए। पहला है रेसिस्टेंस कितना है, 5 × 6 × 10⁻⁷ अपॉन में 15, 3, 2, या 2 × 10⁻⁷ प्लस, ये आ गई रेसिस्टिविटी। ओके, 3.5। A silver wire has a temperature of 2.1 ohm at 27 degrees Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. Determine the temperature coefficient of the resistivity of silver. ओके, तो अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करते हैं अपन, इसके लिए जो फॉर्मूला था, मतलब टेम्परेचर कॉफिशिएंट का, R1 - R T1 - T, इसका यूज कर लेंगे। तो पहला टेम्परेचर कितना है, पहला है 2.1 और 2.7, 2.7 - 2.1 अपॉन में 2.1, टेम्परेचर कितना है 27, 100 से मतलब 27 से 100 हो रहा है, 27.5। तो इसको जो भी है डिवाइड वो देके एकदम, ये 0.6 आ जाएगा ऊपर, ये 2.1 इंटू, ये भी कुछ कितना आ सकता है, ये आएगा 72.5, 72.5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई दीजिए, डबल कर देंगे, और कुछ आंसर अपना आ जाएगा। चेक फॉर द आंसर। इसका आंसर आएगा 0.0039। ओके, तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन क्या है, 6th है, हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम connected to a 230 volt supply draws a initial current of 3.2 ampere, which settle after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius and temperature coefficient of resistivity of nichrome averaged over the temperature over range involved is 1.7 into 10⁻⁻⁴। तो इतनी सारी चीजें, उल्टी सीधी चीजें दे रखी हैं, इनमें से काम की चीजें आप मतलब बाहर निकाल लीजिए। जैसे कि सप्लाई 230 वोल्ट, इनिशियल करंट टू 3.2, स्टेडी करंट इतना। ओके, तो ये सारी चीजें निकाल के इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या है, हमें सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज दे रखा है। ओके, सप्लाई वोल्टेज दे रखा है, इनिशियल करंट दे रखा है, ड्रॉन जो भी I1 = 3.2 एम्पियर, इनिशियल रेसिस्टेंस ये भी दे रखा है R1 विच इज गिवन बाय द रिलेशन। तो देखो, इनिशियल रेसिस्टेंस भी दे रखा है, रेसिस्टेंस कैसे दे रखा है कि वोल्टेज दे रखा है और करंट दे रखा है, तो वोल्टेज करंट दे रखा है तो रेसिस्टेंस तो आ ही जाएगा। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट, तो I2 कितना हो जाएगा 2.8 एम्पियर। ओके, रेसिस्टेंस एट स्टेडी स्टेट R2 which is given as, so R2 equal to 230/2.8, that is 82.14 ohm। ओके, तो मतलब क्या था, स्टेडी स्टेट पर करंट दे रखा था, तो इससे रेसिस्टेंस भी आ जाएगा कम। ठीक है ना, वोल्टेज तो सप्लाई सेम है, तो 230/3.2 जो कि करंट है, यानी कि हमारे पास इनिशियल रेसिस्टेंस
सॉरी, जो रेसिस्टेंट एट स्टेडी स्टेट भी मिल जाएगा, दैट इज 82.14। तो इसमें क्या है ना, अब करंट टेम्परेचर चेंज भी हुआ है कोफिशिएंट से। तो इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, और स्टेडी स्टेट पर T2 मान लेते हैं। तो अब हमारे पास ये सारी चीजें कहाँ पर पहुंच गई? ये सारी चीजें अभी प्रीवियस वाले जो हम एग्जांपल किया है इस फॉर्मूले पर पहुंच गई हैं। अल्फा दे रखा है, R1 R2 हमने निकाल लिए हैं, ये R निकाल लिया है, T1 T2 निकाल लिए हैं, नहीं सॉरी, इनमें से शायद T1 निकालना है हमें। ओके, तो T1 निकाल लेंगे। T1 निकालने के बाद अपना आंसर आ जाएगा जो कि हमें चाहिए था। अब आते हैं ये वाला चीज जो दे रखा है। ओके, तो इसमें क्या निकालना है? डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। तो ये सब निकाल लेते हैं। तो ये सब निकालने के लिए क्या जरूरत है हमें, ये देख लेते हैं क्या क्या चीज की जरूरत है। तो ये देखिए, तो ये हमारी बैटरी, बैटरी गई। अरे क्या हो गया? अरे यार, तो ये है बैटरी 10 वोल्ट की। ये है अपना नेक्स्ट रेसिस्टेंस 10 वोल्ट का, सॉरी 10 ओम का। अब नेक्स्ट आया, यहाँ पर ये डिवाइड हुआ, करंट डिवाइड हुआ। पहले इसमें गया 10 ओम, इसमें भी गया, इसमें गया 5 ओम। ओके, अब एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि ये है क्रिचॉफ, सॉरी, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस जी जो लाइन है ना, इसमें करंट जाएगा ही नहीं, जाएगा तो बिल्कुल नेग्लेजिबल जाएगा, तो इसको नेग्लेजिबल मान के एकदम हटा सकते हैं। तो इसको भूल जाइए कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस भी है। मैंने जो बताया था ना रवि टेस्टन रेज, इसमें एकदम हटा दीजिए इसको। तो अब इसको हटा देंगे, तो ये बन जाएगा जो अगला वाला रेसिस्टेंस है ना, 5 ओम वाला, वो भी इधर आ जाएगा। इसमें 10 ओम वाला है, वो इधर आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये ऐसे। तो मतलब देखो, ये 10 था, 10 आगे चल के 5, ये मतलब ये सीरीज में है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। ये तो हटा ही दिया एकदम। ओके, तो ये फाइनल हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 15, ये भी हो जाएगा 15 ओम। ये है एक यहाँ पर वोल्ट, एक रेजिस्टेंस दे रखा है, ये 10 दे रखी है, ये भी 10 ओम का है। तो फिर 1/15 प्लस 1/15 यानी कि 2/15, 15/2 यानी कि 7.5, इन दोनों का रेजिस्टेंस हो गया। तो 7.5 प्लस 10 यानी कि 17.5, और ये है अपना 10, तो 10/17.5, ये आया हमारा अ, ये आया हमारा करंट। ओके, तो ये करंट आ गया। अब करंट को ऐसे डिवाइड करना है, तो पहले वाला यहाँ पे गया। अब देखो, करंट क्या है ना, रेजिस्टेंस के इनवर्सली डिवाइड होता है। जैसे अ, ये यहाँ पर 10 ओम है ना, तो यहाँ पर 10 ओम है, तो ये रेशियो क्या है इसका? रेशियो क्या है इसका? 2/1 है ना इसका रेशियो। जैसे एक पार्ट, सॉरी 2/3 है, ये 2/3 है, ये 1/3 है। तो करंट इसमें अपोजिट जाएगा, इसमें 2/3 करंट जाएगा, इसमें 1/3 करंट जाएगा। ओके, तो इस तरह से है ये। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3.8 पर। 3.8 की ओर आते हैं हम। तो 3.8 में, 3.8 क्वेश्चन क्या है सबसे पहले तब देखते हैं। A storage battery of EMF 8.0 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by 12 volt supply। डीसी सप्लाई है, ये डीसी करंट दे दिया बताओ। ओके, तो बैटरी है एक 8.0 वोल्ट की, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस दे रखा है, और is being changed to 120 volt DC supply using series resistor of 15.5 ohm। What is the terminal voltage of the battery during changing? What is the purpose of having a series resistor in the changing current? तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप क्लियर हो गया होगा कि क्या ही क्वेश्चन है। वैसे तो क्या ही क्वेश्चन है, अब लगता है कि क्या क्वेश्चन है। उस टाइम पर ये भी थोड़े से डिफिकल्ट लगते थे, क्योंकि मैंने इनको गलती से या फिर कुछ भी कह लो, मैंने पढ़ा नहीं था।
तो क्या है ना, एक क्वेश्चन सीधा का सीधा है। एक बैटरी है, उसमें एक इंटरनल रेसिस्टेंस है, उसको चेंज कर दिया है डीसी में। तो डीसी में चेंज मतलब डीसी सप्लाई चेंज बाई है 120 डीसी सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रेसिस्टर। मतलब सीरीज रेसिस्टर है ना, 15.5 ओम। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ टर्मिनल बैटरी ड्यूरिंग दिस चेंजिंग? ओके, तो ये सारे क्वेश्चन सिंपल होते हैं। ओके, तो जहां तक इसमें देख लिया कि करंट बैलेंस करना है, सीधा का सीधा करंट बैलेंस करने से ये आंसर आ जाएगा। तो ये देखो, इसमें वोल्टेज चेंज करा रहा है और करंट रेजिस्टेंस चेंज करा रहा है, यानी कि करंट दोनों में सेम होगा। तो करंट सेम कराने वाला फॉर्मूला जो भी होता है, तब करंट सेम कर देना वी भाई आर इक्वल टू वी भाई आर। तो आंसर इसका आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3.9, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल 3.1। तो 3.1 कोई एग्जाम्पल होगा, तो उसके हिसाब से इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ 3.1 क्या है। ओके, तो वेट फॉर मिनट गाइस, 3.1 देख लेते हैं क्या है, फिर हम भी देखें कि 3.1 में ऐसा है क्या जो ये रेफर कर रहे हैं। ओके, तो नंबर डेंसिटी कुछ नहीं है 3.1 में। तो अब बात है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जांपल 3.1 is 8.5 into 10 power 28 meter minus 3. How long does an electron take to drift from one end to of a wire 3.0 meter long to its other end? The area of cross section of wire 2.0 into 10 power minus 6 meter square, and it is carrying a current 3. ओके, तो क्या क्या हमें दिया गया है? सबसे पहले डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर दे रखा है। ओके, तो हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट? तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट मतलब टाइम निकालना है इसमें कि कितना देर के लिए ड्रिफ्ट करे कि ये इतना जितना हो जाए हमारा। ओके, तो इसमें वायर का लेंथ दे रखा है। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है और करंट दे रखा है। यानी कि रेसिस्टिविटी अगर मिल जाए तो हम इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर कंडक्टर दे रखी है कितनी, ये लिख लेते हैं थोड़ा सा। कितनी दे रखी है? ये दे रखी है n इक्वल टू 8.5 इंटू 10 पावर 28 मीटर माइनस 3। ओके, और क्या दे रखा है? और है लेंथ ऑफ कॉपर वायर कितना 3 मीटर। ओके, और कितना दे रखा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ओके, और करंट भी दे रखा है, करंट कितना है? 3 एम्पियर। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि करंट कैरिड बाई वायर, करंट कैरिड बाई वायर क्या होता है? ये होता है आई इक्वल टू एन, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ए ई एंड वी डी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इससे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अरे यार, इससे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपनी निकाल लेंगे। ओके, तो ये 3 दे रखा है टू, सॉरी इक्वल टू एन दे रखा है आई। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे पास दे रखी हैं। तो इससे हम ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा है, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है नॉर्मली 1.6 × 10 पावर कूलम। तो इसका हम यूज करेंगे। ये कुछ एसेंशियल चीज होती है। इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर अपॉन टाइम टेकन टू कवर। तो ये कितना होगा? लेंथ ऑफ वायर कितनी है? 3 मीटर अपॉन टाइम टेकन टू कवर। ओके, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू हो जाएगा एन ए ई एल बाई टी। तो ये है मतलब ये
ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है? मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही है ये। डिस्टेंस 3 मीटर अपॉन टाइम, तो ये L/T। ओके। तो इसका यूज करके हम अपने अपना क्या निकाल लेंगे, टाइम। तो टाइम कैसे निकालेगा? टाइम निकलेगा आई, जो कि 3 है, इक्वल टू एन, जो भी दे रखा है बड़ा सा नंबर, ए दे रखा है, ई दे रखा है, एल दे रखा है, टी। तो टी को इधर लाएंगे, आई को इधर लाएंगे। फाइनली अपना आंसर कितना आ जाएगा? टी इक्वल टू 2.7 इंटू 10 पावर 4 सेकेंड। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कितना टाइम लगेगा उसे। ओके। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज समाप्त हुई है। तो आप, मुझे लगता है आप इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस समझ चुके होंगे कि इस चैप्टर की अहमियत जेई में कितनी ज्यादा है। तो उसी के अनुसार इसकी तैयारी करें आप। तैयारी में एक चैप्टर क्या है ना, एक तो सिंपल चैप्टर है, उसका वेटेज ज्यादा है। इसकी मतलब इसको तैयार करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस, थोड़ी सी तो कम बोला, थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस, और बस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन सिंपल आएंगे, और स्कोर करोगे तुम जरूर से जरूर, ऐसे क्वेश्चन हो। तो अ, इसी के साथ मैं इस चैप्टर इसको खत्म करता हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम अपना कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नई चीज पढ़ेंगे, नई नई चीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और अच्छे से मेहनत करो, और किसी बड़े आईआईटी या फिर किसी एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी ऐसे कॉलेजों में अपना एडमिशन लीजिए, और देश का जो भविष्य है उसको अपने हाथों में लीजिए। ओके। तो बाय गाइस, जय सिया राम।